फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो मेडिकल से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं उनको आए दिन पता पड़ता है कि डायबिटिक पेशेंट आ रहे हैं, शुगर में मुब्तला मरीज़ जो है ना वो आपके सामने आते जाएंगे। आप उनके साथ उनकी जो है ना इंटरेक्शन होती रहेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी डायबिटिक ड्रग्स, यानी वो अद्वियात जो शुगर को कंट्रोल करे, ब्लड शुगर को कंट्रोल करे। तो हमें अद्वियात से को पढ़ने से पहले लाजमी बात है कि हमें जो है ना वो पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी पैथोफिजियोलॉजी है कि जिसके थ्रू जो है बॉडी के अंदर जो है ना इंसुलिन रेगुलेट रहता है, और क्या वो वजूहात है कि जो पेशेंट जो है ना वो डायबिटिक मेलाइटिस का पेशेंट बन जाता है, वो हाई ब्लड शुगर का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है बॉडी के अंदर। तो हमें पहले उनको समझना होगा। तो इसलिए मैं जो ये एंटी ड्रग वाली जो स्टेज है हम बाद में पढ़ेंगे कि ड्रग कौन सी यूज होती है। पहले हम पैथोफिजियोलॉजी को पढ़ लेते हैं। तो डायबिटिक मेलाइटिस जो है ना, अगर मैं आपको ये बताऊं कि डायबिटिक मेलाइटिस डीएम, आम इस्तेलाह में हम लोग इसको डीएम बोलते हैं, मेडिकल स्टूडेंट जितने भी हैं। तो डायबिटिक मेलाइटिस ब्लड ग्लूकोज लेवल का इंक्रीज हो जाना, बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसके इंक्रीज बढ़ जाने को हम क्या कहते हैं, डायबिटिक मेलाइटिस। इस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या कहेंगे, जब ब्लड ग्लूकोज आपके पास पेशेंट आया और उसने टेस्ट किया ब्लड का, और उसमें जो है ना या फास्टिंग की या शुगर की, उन दोनों के अलग अलग पैरामीटर्स हैं, वो हम बाद में जाके पढ़ेंगे। लेकिन हमने उसको टेस्ट किया और उसके जो ब्लड के जो लेवल था उसमें ग्लूकोज का जो लेवल था वो ज़्यादा था। तो उसको हम कहते हैं, उस करेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं डायबिटिक मेलाइटिस, यानी कि डीएम कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यह है कि पेनक्रियाटिक जो सेल हैं, जो पेनक्रियाटिक सेल हैं उसके अंदर अल्फा और बीटा सेल हैं, वो क्या करते हैं, इस ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखे हुए होते हैं। ये दोनों जो सेल हैं ये क्या करते हैं, इन ब्लड ग्लूकोज के जो लेवल है इसको मेंटेन रखे हुए होते हैं, इसको बढ़ाने नहीं देते, इसको बढ़ने नहीं देते। वो भी हम आगे चल के पढ़ते हैं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि पेनक्रियाटिक के जो सेल हैं बिलखसूस अल्फा और बीटा, वो जो है ना वो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। इसके बाद हम आते हैं ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी के लिए, आपको पता है एटीपी, ग्लूकोज से हमें जो है ना एट द एंड जो है ना वो एटीपी मिलता है, और यानी एनर्जी मिलती है, एटीपी। ये एनर्जी बॉडी के सेल्स के लिए, बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है, ताकि हमारी जो बॉडी है वो काम कर सके। तो ग्लूकोज की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़रूरी है। आप ड्रिंक करते हैं, उसके अंदर कुछ ड्रिंक जैसे होते हैं बहुत सारी जिसके अंदर ग्लूकोज का लेवल होता है, फूड वगैरह जिसके अंदर बहुत सारी ग्लूकोज होती है। तो आपने ड्रिंक की, आपने खाना खाया, आपने कुछ भी लिया, उसके अंदर ग्लूकोज था, वो जाके बॉडी के जितने भी हिस्से थे, बॉडी के सेल थे, वहां पर जाके यूटिलाइज हो गया। सही है। अब यूटिलाइज हो गया, बॉडी ने यूटिलाइज किया एनर्जी की, आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मुख्तलिफ काम हो रहा है, तो बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, उन्होंने यूटिलाइज किया। लेकिन कुछ जो ग्लूकोज का लेवल था वो बच गया बॉडी के अंदर। तो अब इस बचे हुए ग्लूकोज को आपको जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी को जितनी ग्लूकोज की जरूरत थी उन्होंने यूटिलाइज कर लिया है। लेकिन बाकी बचे हुए ग्लूकोज का भी क्या करना है, बाकी बचे हुए ग्लूकोज को जो है ना बॉडी वो स्टोर कर लेती है। स्टोरेज साइट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पर जो है ना ग्लूकोज स्टोर हो जाता है। उसके अंदर तीन हैं, एक है लिवर सेल, एडिपोज टिश्यू और मसल सेल। ये तीन ऐसी जगहें हैं, दो तीन, ये तीन ऐसी जगहें हैं जहां पर आपका जो ग्लूकोज है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन। ये ग्लाइकोजिन जो है ना, ग्लाइकोजिन की फॉर्म में जो है ना वहाँ इन तीनों जगहों पर, लिवर सेल के अंदर, एडिपोज टिश्यू के अंदर, मसल सेल के अंदर, वहां जाकर ये स्टोर हो जाएगा। सही है। लेकिन हमने लिया क्या था, ग्लूकोज। अब वो किसके अंदर कन्वर्ट होके यहाँ पर कैसे आया, ग्लाइकोजन के फॉर्म के अंदर। तो ये ग्लाइकोजन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें एक हार्मोन की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं, समझ में आ गई। ग्लाइकोजन फॉर्म में आने के लिए, ताकि ये स्टोर हो जाए इन तीन जगहों के ऊपर, उसके लिए हमें एक हार्मोन की ज़रूरत है, वो हार्मोन है इंसुलिन। और ये इंसुलिन हार्मोन हमें बीटा सेल से प्रोवाइड होता है। पेनक्रियाटिक बीटा सेल जो पेनक्रियाटिक की जो बीटा सेल है वो इस इंसुलिन हार्मोन को
प्रोड्यूस करता है। समझ में आ गई बात? आसान है। इसके बाद अब आपकी बॉडी को, आप खेल रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है, खेतों में काम हो रहा है और कई ऐसी वजूहत हैं जिसमें एक्स्ट्रा ग्लूकोज की ज़रूरत है, बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है। तो बॉडी क्या करेगी, इस जो ग्लाइकोजन फॉर्म में ग्लूकोज पड़ा हुआ है इसको वापस से ग्लूकोज के अंदर लाएगी ताकि हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो काम कर सकें प्रॉपर तरीके से। उसको एनर्जी की ज़रूरत है, ग्लूकोज की ज़रूरत है, बॉडी ने इतनी इनटेक की नहीं है जिसके जो आपकी बॉडी की डिमांड को पूरा कर सके। तो उसके लिए उसको इस ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज के फॉर्म में लाने के लिए एक और हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोगॉन। सही है? तो ये हार्मोन जो है ग्लाइकोगॉन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज को अंदर कन्वर्ट करता है ताकि हमारी बॉडी जो है ना वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज की जो ज़रूरत है उसको पूरी कर सके। तो ये हार्मोन जो है ना, ये हमारा अल्फा सेल, जिसका मैंने आपको जिक्र किया था कि पैनक्रियाटिक के अंदर 2 सेल हैं, एक है अल्फा और एक बीटा। बीटा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और जो अल्फा सेल है वो ग्लाइकोगन प्रोड्यूस करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो पैनक्रियाटिक सेल्स हैं वो मेंटेन करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को। अगर ज़्यादा हो रहा है तो इंसुलिन ज़्यादा रिलीज होता है ताकि वो ग्लाइकोजन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो और वहाँ पर स्टोर हो जाए और ब्लड ग्लूकोज की लेवल जो है वो बॉडी के अंदर मेंटेन रहे। और अगर बहुत ज़्यादा कम है, आपको एनर्जी की ज़रूरत है, तो वापस से ग्लाइकोजन से वो ग्लूकोज जो है ना वो बने और उसके लिए हमें ग्लाइकोगन की ज़रूरत होगी और फिर अल्फा सेल जो है ना वो ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है। सही है? अब इसका मतलब ये है, अगर ज़्यादा ग्लूकोज लेवल है, ग्लूकोज का लेवल अगर बहुत ही ज़्यादा है तो हमें बहुत ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत है। अब इंसुलिन की ज़्यादा मिकदार ना होना भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसुलिन की वजह से ही जो है ना ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। कुछ और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एनवायरनमेंट के अंदर हैं, जो डायबिटिक मेलाइटिस के जो पेशेंट हैं उसको इंड्यूस करते हैं, उसको जो जो ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो ज़्यादा करते हैं। तो इसके बारे में हम आप पढ़ते हैं। मैं थोड़ी सी स्लाइड में थोड़ा सा लिख लूँ, क्योंकि अगर मैं लिखता भी जाऊँ और फिर आपको उसको समझाता भी जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर मैं जो है ना बोर्ड के ऊपर वो लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ वजूहात और भी होती हैं जिसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है, ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो हाई होता है। तो वो अब अगर हम डायबिटिक मेलाइटिस की बात कर लें तो डायबिटिक मेलाइटिस के 2 टाइप्स हैं, एक टाइप 1 है और एक टाइप 2 है। टाइप 1 को हम डिस्कस कर लेते हैं, टाइप 2 को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह रहे अगर मुझे कुछ चीज़ लिखने की ज़रूरत पड़े। टाइप 2 को हमने यहाँ से रिमूव कर लिया। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक इम्यून सिस्टम को तो आप लोग पता होना चाहिए कि इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर वो सिस्टम है जो कोई भी वायरस, कोई भी बाहर से फॉरेन बॉडी, कोई भी ऐसी चीज़ अंदर दाखिल हो जाए तो उसके खिलाफ हमारे इम्यून सिस्टम जो है ना वो रिएक्ट होता है, एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और उसको वहीं पर जाके किल करते हैं ताकि हमारी बॉडी उससे इफेक्ट ना हो। तो ये है इम्यून सिस्टम का काम नॉर्मली तौर के ऊपर। लेकिन अभी यहाँ पर इम्यून सिस्टम जो है वो डिसऑर्डर हो चुका है, वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है। क्यों? कि वो हमारे अगेंस्ट द बॉडी सेल के काम करना शुरू कर दें। तो ये हमारी बॉडी के जो सेल हैं उनके ही खिलाफ अगर काम करना शुरू कर दें, हमारी बॉडी के जो सेल हैं, मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट सेल हैं, उनको ही जो है वो किल करना शुरू कर दें, तो उससे हमारी बॉडी के फंक्शन में इफेक्ट पड़ेगा, उसको इफेक्ट होगा। इसी तरीके से टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस में क्या होता है कि जो हमारा बीटा सेल है जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, जैसे मैंने आपको कहा था इंसुलिन को जो है ना वो रिलीज करता है, इंसुलिन हार्मोन को जो है ना वो रिलीज करता है। तो वो इसका काम, वो कौन है? वो बीटा सेल है। अगर उस बीटा सेल को ही कोई हमारी इम्यून सिस्टम में कोई ऐसी चीज़ हो जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, जो वो अगर टी लिम्फोसाइट, टी सेल यानी कि टी सेल ही हमारी जो बीटा सेल को ख़त्म करना, हमारे उस सेल के खिलाफ काम करना शुरू कर दें, तो क्या होगा कि हमारा बीटा सेल ख़त्म हो जाएगा। अगर बीटा सेल ही नहीं रहेगा तो इंसुलिन नहीं बनेगा, और अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो ग्लूकोज जो हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में अंदर प्रेजेंट था वो ग्लाइकोजन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। और जब यहाँ पर कन्वर्ट नहीं होगा तो वो 3 साइड के ऊपर, लिवर सेल, एडिपोज टिश्यू और मसल सेल के अंदर जो स्टोरिंग साइड है वहाँ पर वो स्टोर नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा और आप इस कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएंगे, डायबिटिक मेलाइटिस वाले स्टेट में आ जाएंगे। फिर आपको बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा। लेकिन ये होता क्यों है? अब बॉडी के अंदर जो टी सेल हैं, बॉडी के अंदर जो टी सेल हैं वो किस तरीके से जो हमारे जो बीटा सेल को इफेक्ट करते हैं और ये टी सेल जो है ना बीटा सेल को वो किल कर रहे हैं, उसकी एक फैक्टर्स हैं। एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है और एक जेनेटिक फैक्टर है। अब अगर मैं इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करूं
तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में ऐसी कोई इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चीज़ है जो अननोन है, शायद वायरस है, जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है, जिसके बारे में हमें एग्जैक्टली कोई पता नहीं है। अगर पता होता तो उसके अगेंस्ट जो है वो हम कोई मेडिसिन बना लेते या प्रॉपर तरीके से उसकी हम ट्रीटमेंट कर लेते। लेकिन कोई ऐसा वायरस है, कोई ऐसा वायरस है जो बीटा सेल में आके उसको इफेक्ट करता है। यानी कि कोई भी वायरस, अब मान लो कोई वायरस है, हम इस तरह इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि इसके बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है कि बीटा सेल क्यों इन्वायरमेंट की वजह से या उस वायरस की वजह से या एंटीजन की वजह से जो है ना वो उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं। हमारे बीटा सेल के अंदर, ये बीटा सेल है, हमारे बीटा सेल के सरफेस के ऊपर एक जीन पाया जाता है जिसको हम HLA कहते हैं। वो क्या करता है कि वो एक्सप्रेस करता है अंदर की चीज़ों को, यानी कि पेप्टाइड्स होते हैं, फेंटोजिन टाइप्स, उसको यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं। या अगर बाहर से कोई वायरस आ गया, कोई भी फॉरेन बॉडी आ गई, कोई ऐसी चीज़ इन्वायरमेंट के अंदर जो बीटा सेल को के अंदर आ गई और उसने वो इसको इफेक्ट कर रहा है, तो ये HLA क्या करता है, मान लो ये वायरस आया अंदर, इस HLA ने क्या किया, इस HLA ने क्या किया, इसको यहाँ पर एक्सप्रेस किया, बाहर एक्सप्रेस कर दिया। क्यों कि यहाँ पर उसको लगा कि ये बीटा सेल के लिए सही नहीं है, नुकसानदेह है, तो उसने HLA जो है ना ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन इसको बोलते हैं। तो आपको नाम याद रहेगा, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। इसने क्या किया, उस वायरस को बाहर एक्सप्रेस कर दिया, बाहर जो है ना वो शो कर दिया। बॉडी के अंदर जो है ना टी लिम्फोसाइट्स से घूम रही होती हैं, वो ऑटो इम्यून सिस्टम की एक इम्पोर्टेंट वो है, फैक्टर है। तो वो घूम रही होती हैं, वो देख रही होती हैं कि भाई बॉडी के अंदर कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जिसको हम किल कर सकें, या कोई ऐसी कोई फॉरेन बॉडी वगैरह तो नहीं है। वो देखते हैं कि HLA ने कोई नई चीज़ बाहर एक्सप्रेस की है। वो जैसे ही देखता है कि यार ये चीज़ जो है ना, ये वायरस जो है ना इसने एक्सप्रेस की है, बीटा सेल के अंदर है, तो ये इसको किल करता है और साथ ही साथ बीटा सेल को भी किल कर देता है। तो जिसकी वजह से बीटा सेल भी आपका गया और HLA में जो मौजूद वायरस था उसको भी इसने किल किया। तो ऑटो इम्यून सिस्टम में एक इन्वायरमेंटल फैक्टर ये भी है कि आपके जो है ना वो टी लिम्फोसाइट्स ने एक एंटीजन फॉरेन बॉडी को किल किया और साथ में बीटा सेल को काट किया। आपको इतने बात समझ में आ गई कि इन्वायरमेंटल फैक्टर किस तरीके से इस डायबिटिक मेलाइटिस के जो डिजीज़ है इसमें इन्वॉल्व है। अब दूसरी जो फैक्टर की मैंने बात की थी, जेनेटिक फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जेनेटिक फैक्टर में आप इस तरह कह सकते हैं कि क्योंकि HLA जो है एक प्रोटीन है और इसका एक स्पेसिफिक जीन भी होगा, किसी मतलब एक जीन है, जिस तरह क्रोमोसोम में हमारे जीन हैं और इस तरीके से HLA का भी एक जीन है। तो HLA क्या करता है कि पेप्टाइड्स होते हैं बीटा सेल के अंदर, उसको जो है ना वो एक्सप्रेस करता है ऊपर और इस तरीके से वायरस को एक्सप्रेस करता है। लेकिन इसमें एंटी वायरस का कोई, इसमें जो है ना इस टाइम हम अगर जेनेटिक फैक्टर की बात करें तो एंटीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वायरस की फॉरेन बॉडी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली इस HLA की ही बात कर रहे हैं। तो HLA के जीन में अगर म्यूटेशन आ जाए, म्यूटेशन तो आप समझते हैं ना, सडनली चेंजिंग आ जाना, सडनली इस HLA के जीन के अंदर चेंजिंग आ जाना, तो वो क्या करता है कि इस चेंजिंग को बाहर जाके एक्सप्रेस करता है, बाहर एक्सप्रेस करता है। जैसे ही वो बाहर एक्सप्रेस करता है तो हमारी टी लिम्फोसाइट जो है ना वो घूम रही होती हैं, बॉडी के अंदर घूम रही होती हैं, वो इसको देखती हैं कि जो HLA है इसकी शेप में तब्दीली आ चुकी है, ये अभी वो नहीं रहा जिसको हम नॉर्मली तौर पर देखा करते थे, ये इसने अपने जीन में चेंजिंग की वजह से एक्सप्रेशन जो है ना वो बदल दिए हैं। तो वो क्या करता है, इस HLA को किल करता है, टी लिम्फोसाइट्स क्या करता है, इस HLA को किल करता है और साथ ही साथ बीटा सेल को भी किल कर देता है। तो इन दोनों सूरतों के अंदर, एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर और जेनेटिक, इन दोनों सूर्यों के अंदर क्या हो रहा है, हमारा HLA जो है, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो HLA को ही इफेक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ बीटा सेल को इफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बीटा सेल आपका गया और इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जब इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं एक और चीज़ है इसके अंदर लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों सूरतों के अंदर क्या हो रहा है, बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो रही है। टी लिम्फोसाइट्स क्या कर रहे हैं, वो HLA को में प्रेजेंट जो एक्सप्रेशन है, चाहे वो एनवायरमेंट एंटीजन की हो या पेप्टाइड्स या जीन के म्यूटेशन की वजह से हो, तो दोनों में क्या हो रहा है, HLA जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन हो रही है, टी लिम्फोसाइट्स की वजह से साइटोक्सिक रिएक्शन हो रही है। तो बीटा सेल क्या करता है, साइटोक्सिक रिएक्शन की वजह से साइटोकाइन को रिलीज करता है।
साइटोकाइन को रिलीज करता है। साइटोकाइन जैसे ही रिलीज होता है तो एक्टिव हो जाता है, एक वो साइटोकाइन एक्टिव कर देता है प्लाज्मा बीटा सेल को। किस चीज़ को? प्लाज्मा बीटा सेल को। और प्लाज्मा बीटा सेल क्या करते हैं? वो एंटीबॉडीज़ को बना लेते हैं। क्या बना लेती हैं? एंटीबॉडीज़ को बना लेते हैं। अब एंटीबॉडीज़ का भी एक वर्क है यहाँ पर, लेकिन हम उसको समझने से पहले हमें पहले ये समझना होगा कि इंसुलिन किस तरीके से रिलीज होता है। तो आपको इतना पता पड़ गया कि टी लिम्फोसाइट साइटोक्सिन रिएक्शन की वजह से बीटा सेल जो है वो साइटोकाइन को रिलीज कर रहा है, वो एक्टिव कर रहा है प्लाज्मा बीटा सेल को, और एंटीबॉडीज बन रही हैं। अब एंटीबॉडीज तो बन गई, अब ये क्या काम करेगी? अभी सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इंसुलिन किस तरह से रिलीज होता है। तो ब्लड के अंदर जो है ना, वो बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो है ना वो सर्कुलेट हो रहा है। अब इसको जो है ना बीटा सेल के अंदर आना है, तो बीटा सेल के अंदर आने के लिए एक यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है जिसको हम ब्लू ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। अब ये ब्लू ट्रांसपोर्टर ने क्या किया कि जो फ्लोटिंग ग्लूकोज था उसको जो है ना बीटा सेल के अंदर लेकर आ गई। अब अंदर तो आ गई, अब उसके बाद जो है ना, अब ये ग्लूकोज अंदर आ गया। अब यहाँ मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा, एटीपी आपको प्रोड्यूस होगी, जो एटीपी से एनर्जी मिलेगी, सेल अपना काम करेगा। तो एटीपी प्रोड्यूस हुई किस वजह से? कि मेटाबॉलिक रिएक्शन हो गई। अब एटीपी प्रोड्यूस होगी, इससे फिर क्या हुआ कि यहाँ पर जो पोटाशियम चैनल है वो ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो एटीपी सेंसिटिव होते हैं तो वो बंद हो जाते हैं। तो अंदर जो बीटा सेल के अंदर पोटाशियम का लेवल क्या है वो इंक्रीज हो जाएगा। आपको पता है जैसे ही पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होता है तो डीपोलराइजेशन होता है। तो डीपोलराइजेशन होगा एक्शन पोटेंशियल के में, अगर आपने पढ़ा होगा, आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें एक्शन पोटेंशियल का जिक्र मैंने किया हुआ है। तो इसमें पोटेशियम क्या करता है, जब इंक्रीज होता है तो डीपोलराइजेशन होती है। जैसे ही डीपोलराइजेशन होगी, डीपोलराइजेशन से क्या होगा कि आपके यहाँ पर कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम चैनल क्या हो जाएंगे? वो ओपन हो जाएंगे। तो कैल्शियम की एंट्री आ गई आपके बीटा सेल के अंदर, और यहाँ पर कैल्शियम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब कैल्शियम तो आ गया, तो अब क्या करेगा कैल्शियम जैसे ही वेसिकल के अंदर इंसुलिन पड़े हुए होते हैं, वेसिकल्स होते हैं उसके अंदर इंसुलिन पड़े हुए होते हैं, तो इसको ये बस कर देगा। ये जो है ना वेसिकल से ये रिलीज हो जाएंगे, ये इंसुलिन आपके बाहर रिलीज होगी। सही है। किस वजह से ये रिलीज होगी? क्योंकि कैल्शियम का लेवल आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा तो इंसुलिन रिलीज होगी। इंसुलिन एक प्रोटीन है। एक्सोसाइटोसिस इस प्रोसेस को कहते हैं, इंसुलिन के रिलीज होने को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। ये मैं कहना भूल गया। एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी और एक्सोसाइटोसिस की वजह से क्या हो जाएगा? इंसुलिन रिलीज हो जाएगा। इंसुलिन एक प्रोटीन है, अमाइनो एसिड है। अब आगे चल के मैं यहाँ पर एक और बात है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं बोर्ड में कुछ लिख लूँ। इंसुलिन के रिलीज के बारे में तो आप लोगों को पता पड़ गया, इंसुलिन किस तरह से रिलीज होता है। सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी तो मुझे जो है ना वो इंटरप्ट होना पड़ा। अब इंसुलिन का रिलीज के बारे में तो आप लोगों को पता पड़ गया। सेम ही जो है ना वो इसी दौरान सेम बीटा सेल के अंदर एक और प्रोसेस चल रही होती है कि ग्लूटामिक एसिड जो है ना वो गाबा के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो रहा होता है। किसकी वो? गेट एक एंजाइम है यहाँ पर प्रेजेंट रहता है जो गाबा के अंदर ग्लूटामिक एसिड को कन्वर्ट करता है। अब गाबा का बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ इंपॉर्टेंस है। अब गेट यानी कि ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज, इसको गेट बोलते हैं। सही है। और गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, इसको गाबा बोलते हैं। अब ये गाबा जो है ये गाबा के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो अब ये गाबा क्या करता है? इंसुलिन की रिलीज में आपको इम्पोर्टेंट है, इंसुलिन की रिलीज को बढ़ाता है, और दूसरा बीटा सेल को प्रोटेक्ट करता है। ये जो बीटा सेल की प्रोटेक्शन है ये भी किस चीज़ से हो रही है? ये गाबा की वजह से हो रही है। तो अब ये एक गाबा ने दो काम किए, एक तो इंसुलिन की रिलीज के अंदर जो है ना आपको हेल्प कर रहा है, और दूसरा जो है ना वो बीटा सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम कह रहे थे कि एंटीबॉडीज तो बन गई है। यहाँ पर साइटोक्सिन रिएक्शन बीटा सेल ने साइटोकाइन को रिलीज किया, एक्टिव किया प्लाज्मा बीटा सेल को, और एंटीबॉडीज बन गई। अब एंटीबॉडीज क्या करते हैं? एक तो ये करते हैं कि एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज हैं, इंसुलिन को डिस्ट्रॉय करेंगे। जहाँ पर जाएंगे तो एक तो एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज हैं, दूसरा एंटी गेड है, यानी कि जो गेड है इसके खिलाफ भी ये एंटीबॉडीज काम करती हैं। अगर ये इसके खिलाफ काम करती हैं, एंजाइम को ख़त्म करेंगी, एंजाइम नहीं होगा तो ग्लूटामिक एसिड गाबा के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, और जब गाबा के अंदर ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट नहीं होगा तो इंसुलिन की रिलीज के अंदर जो हेल्प थी वो भी नहीं होगी, और बीटा सेल की प्रोटेक्शन, ये दोनों नहीं होंगे। तो आपको अब पता चल गया होगा कि जो एंटीबॉडीज है उसकी कितनी जो है ना वो यहाँ पर रोल है
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर, और जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर जो है ना, ये भी एक बहुत ज़्यादा फैक्टर है। तो इस तरीके से आप लोगों को पता पड़ गया कि जो दोनों फैक्टर हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर हो या जेनेटिक फैक्टर हो या जो भी जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, इसकी वजह से जो है ना टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस जो है ना आपको जो है ना हो रही है। तो इससे क्या होगा, अब हम अगर आपको समझ लें, अगर आप टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस है और दो सबकी वजह से क्या हो रहा है, इंसुलिन की प्रोडक्शन में कमी आ रही है, इंसुलिन की प्रोडक्शन में कमी आ रही है। क्यों कमी आ रही है कि बीटा सेल ही डिस्टर्ब है, बीटा सेल ही या तो इसको डिस्ट्रॉय हो रहा है या उसके गेट के अंदर कोई गेट जो है एंजाइम है, इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, जो प्रोडक्शन है उसकी खत्म हो रही है, तो बीटा सेल की ही डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो इंसुलिन नहीं बन रहा। तो लाजमी बात है टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस में हम क्या करेंगे, हमको बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा ताकि क्या हो, आपको जो है ना वो डायबिटिक मेलाइटिस जो है ना, वो जो पेशेंट है उसको थोड़ी सी हेल्प हो और बाहर से इंसुलिन मिले। तो ये तो था टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस, और ये तो था उसकी पैथोफिजियोलॉजी, और ये थी इंसुलिन की जो है ना वो यूजेस। इसके बारे में आप लोगों को उम्मीद है कि पता पड़ गया होगा। अगर इस लेक्चर के अंदर कोई चीज़ भी आपको समझ में नहीं आई या मेरी कुछ गलतियाँ थी इसके अंदर, तो काइंडली लाजमी जो है ना वो आप मुझसे शेयर कीजिएगा मैसेजेस के थ्रू, और ताकि मैं और भी इम्पोर्टेंट सही तरीके से आपको जो है ना वो लेक्चर वो दे सकूं, और आपको उम्मीद है कि इससे फ़ायदा हुआ होगा। और क्योंकि मैं या फर्स्ट टाइमिंग है लर्निंग की और व्यूज़ बनाने की, तो क्योंकि मैं बार बार ऐसे करता हूं कि अगर मैं साथ साथ लिखता भी जाऊं और पढ़ाता भी जाऊं, तो उससे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा जो है ना डिफ़िकल्टी आएंगी, बहुत टाइम ले लेगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ कि वीडियो को म्यूट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर लिखता हूँ, फिर आके जो है ना वो आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो उम्मीद है इतना तो आप लोगों को आज के लेक्चर में पता पड़ गया होगा कि टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और उसके जो है ना दो फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर, उसकी वजह से जो है ना टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस पेशेंट्स को हो रहे हैं। तो हमने उसके लिए क्या करना है, इंसुलिन को देना है। और अभी हम टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे वो एक अलग लेक्चर होगा, उसके लिए हम एक दूसरा लेक्चर बनाएंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का और मुझे फॉलो करने का। थैंक यू।